हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी मॉडुलस फंक्शन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और अगर कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन वहां पे मॉडुलस में है तो उसको कैसे डील करना है। मैंने आपको कहा था कि केसेस बनाने हैं। मॉडुलस एक्स का मतलब क्या है? मॉडुलस एक्स की जगह आप एक्स लिख देना, ये वाला केस बना के कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉडुलस x की जगह माइनस एक्स लिख देना, सेकंड केस बना के x लेस देन 0 करके। ठीक है, फिर दोनों ही केसेस में सिर्फ वही रूट्स एक्सेप्ट करेंगे हम, वही रूट्स वैलिड होंगी हमारे लिए जो उस केस के फेवर में है। भाई मैं केस में बात कर रहा हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, और मेरी रूट एक नेगेटिव आ जाती है तो उस नेगेटिव रूट को हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस में मैं केस में हूं, सेकंड केस में रहा है x लेस देन 0, तो वहां पे जो सिर्फ नेगेटिव रूट आएगी सिर्फ वही जो है एक्चुअल में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट मानी जाएगी, अदरवाइज वो उसकी रूट नहीं मानी जाएगी। तो जो वैल्यू केस के फेवर में है सिर्फ वही वैल्यू वैलिड होगी और बाकी सारी वैल्यूज इनवैलिड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा था एक और क्वेश्चन करेंगे मॉडुलस वाला। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, एनडीए का ही क्वेश्चन है। इसमें मॉडुलस के अंदर क्या रखा हुआ है? मॉडुलस में x नहीं है बल्कि मॉडुलस में x-3 है। एक बार मैं फिर से बोलता हूं कि अगर मॉडुलस के अंदर जो भी चीज है उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। अगर मॉडुलस के अंदर वाली चीज आपकी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मॉडुलस के अंदर जो भी चीज है उसकी जगह आप माइनस एक्स रख सकते हैं अगर आपका x लेस देन 0 है। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास जो है वो मॉडुलस x-3 है। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो एज इट इज x-3 हो जाएगी जब x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस ऑफ x-3 हो जाएगी जब हमारा मॉडुलस के अंदर जो भी है वो लेस देन 0 होगा। इस तरीके से मॉडुलस के अंदर जो भी चीज है, ठीक है, अगर कल को मॉडुलस के अंदर a+4 आ जाता है तो यानी कि इसकी जगह a+4 और माइनस ऑफ a+4 रखा जा सकता है। कब कब? जब a+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और जब a+4 लेस देन 0 होगा तो उसकी जगह अंदर मॉडुलस के अंदर जो भी है वो नेगेटिव में आ जाएगा जब उसकी वैल्यू लेस देन 0 है। नेगेटिव का नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, और मॉडुलस क्या करते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, मॉडुलस 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, और मॉडुलस -5 की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ -5। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब यहां पे अगर हम देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं दैट x-3 का मॉडुलस इज इक्वल टू x-3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। भाई इस इनइक्वालिटी को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इस दूसरे केस को मैं क्या लिख सकता हूँ? -x+3 इफ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x लेस देन 3। तो यहाँ पे जो मेरे दो केस बनेंगे ना, उसमें सिर्फ केस नंबर 1 जो होगा वो होगा x लेस देन 3 का, और केस नंबर 2 जो होगा, केस नंबर 2 जो मेरा होगा वो होगा मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का। तो इसकी वजह से हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनने वाली है वो होगी माइनस ऑफ x+3 होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ x+3 -2 और इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन जो होगी वो होगी x-3 होल स्क्वायर प्लस x-3 -2 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला केस है वो x लेस देन 3 है, तो वहां पे मोड ऑफ x-3 जहां पे था उसकी जगह मैंने क्या रखा है? माइनस ऑफ x+3 रखा है। सेकेंड केस मेरा क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का है, तो उसमें मैंने मोड ऑफ x-3 की जगह किसको रखा है? x-3 को रखा है। इस तरीके से आपको रिप्लेसमेंट करनी है। तो मैं इसको हटा देता हूं, अब इसका काम हो गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है x², ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा माइनस का 6x -x+3 -2 इज इक्वल टू 0, x² -7x, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 10।
9 और 3 12 माइनस 2 10 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म अगर इसकी स्प्लिट करें, मिडल टर्म मतलब बीच वाला जो टर्म है -7, उसको इस तरीके से तोड़ना है कि ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ताकि उन दोनों नंबर्स का सम तो -7 हो, उन दोनों नंबर्स का सम तो -7 हो, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपके पास 10 होना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर मिल गए हैं जो कि एक -5 होगा और एक -2 होगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर x कॉमन लिया तो x -5 बचेगा, -2 कॉमन लिया तो x -5 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट बनती है x -2 और एक ब्रैकेट बनती है x -5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी रूट मिल रही है। एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 5। लेकिन हम कौन से केस में हैं, हम केस में हैं x लेस देन 3। तो यहाँ पे सिर्फ उसी रूट को एक्सेप्ट करेंगे जो इस केस के फेवर में है, और जो फेवर में नहीं होगी उसको हम कट कर देंगे। तो इस रूट को हम डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 को रखेंगे। इसी तरीके से जब दूसरी इक्वेशन सोल्व करते हैं तो दूसरी इक्वेशन में क्या होता है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है तो इसमें हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस x माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वेयर माइनस 5x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढ के लेके आने हैं जहां पे उन दोनों नंबर्स का सम तो -5 हो और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 4 हो। तो हम कह सकते हैं -4 और -1, ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है मिडिल टर्म स्प्लिट के बाद वो होती है x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और x कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा। यहाँ से एक ब्रैकेट x माइनस 1 बनी, एक ब्रैकेट x माइनस 4 बनी। अगर रूट की बात करें तो एक रूट आ जाती है x इज इक्वल टू 1 और एक रूट आ जाती है x इज इक्वल टू 4। लेकिन हम सिर्फ उसी रूट को एक्सेप्ट करेंगे जो हमारे केस के फेवर में है, यानी कि उसकी वैल्यू या तो 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम जो हमारी रूट जो केस के फेवर में नहीं है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन ये रहेगा, इस इक्वेशन की दो रूट्स हैं, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपसे दोनों रूट्स का सम पूछा हो, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट पूछा हो, और वो आप इस तरीके से निकालेंगे, केस बना के आपको सोल्व करना पड़ेगा, मॉडुलस वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक और दूसरे टाइप का फंक्शन आ जाता है, जिस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। कुछ बुक्स में इसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, छत वाला फंक्शन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी इस पार्ट को, इस छोटे से टॉपिक को अभी के लिए आप सिर्फ देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो प्रॉब्लम में नहीं आना है। जब आपका फंक्शन चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे फिर से आना है और इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक इक्वेशन है x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल क्या है, ब्रैकेट के अंदर हमारा फंक्शन लिखा होगा, बॉक्स के अंदर या ब्रैकेट के अंदर हमारा फंक्शन लिखा होगा। और इन्होंने अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गए, यहाँ पे ले सकते हैं, x की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग कर रही है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 में बिलोंग कर रही है, ठीक है। चलिए पहले थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की वैल्यू डालू जैसे 4.1 तो इसका आंसर आएगा 4। अगर मैं इसमें 4.9 डालूं तो इसका आंसर आएगा 4। लेकिन इसमें अगर मैं 5 आंसर डालूं तो इसका आंसर आएगा 5। अगर इसमें मैं 5.1 आंसर डालता हूं तो 5 आएगा। 5.123 भी डालता हूं तो भी आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब मैं ये बता देता हूं सिंपल से वर्ड में कि जो भी बॉक्स के अंदर लिखा है उसके सबसे पिछले वाला, उसके नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे बड़ा इंटीजर है ना, वो उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आपने नंबर लाइन जरूर देखी होगी, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है,
इस पे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, -4 ऐसे होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि 2.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2.7 का, तो 2.7 से पीछे की साइड देखिए, सबसे बड़ा जो इंटीजर मिलेगा वही मिलेगा। अच्छा, बॉक्स के अंदर अगर हम इंटीजर डालते हैं तो उसका आंसर इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अगर आप बॉक्स के अंदर 0 डालते हैं तो 0 आएगा, 0 पॉइंट कुछ भी डालते हैं, 0.2 डालते हैं तो उसका 0 होगा। भाई 0.2 यहाँ पे होगा, और उसके सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 0 है, ठीक है। अगर हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में -0.5 डालते हैं तो -0.5 यहाँ पे होगा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर, उसके पीछे की साइड सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, -1। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। बाकी इससे ज्यादा डिटेल हम फंक्शन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने मॉडुलस को हमने ब्रेक किया था, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी ऐसे लिख सकते हैं। बॉक्स x यानी कि ब्रैकेट x की जगह आप क्या क्या लिख सकते हैं मैं बताता हूं। अगर आपके x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और 1 से स्ट्रिक्टली छोटी है, 0 के इक्वल या बड़ी है और 1 से स्ट्रिक्टली छोटी है, तो ब्रैकेट x की जगह आप लिख सकते हैं 0। अगर आपके x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और 2 से स्ट्रिक्टली छोटी है, तो आप बॉक्स x या ब्रैकेट x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1। अगर आपके x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है और लेस देन 3 है, तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं 2। इसी तरीके से अगर पीछे बढ़े, अगर आपके x की वैल्यू 0 से छोटी है और -1 और -1 से बड़ी या इक्वल है, तो वहां पे -1 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर -1 से छोटी है और -2 के इक्वल या बड़ी है, तो वहां पे ऐसे आ जाएगा। तो ऊपर भी डैश डैश डैश, नीचे भी डैश डैश, ठीक है। इस तरीके से हम उसको जो है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें केस बनाने पड़ेंगे, और केस बनाने के लिए क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है इंटरवल, कि भाई x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। x की वैल्यू हमारी लाई कर रही है 0 से लेके कहाँ तक, सिर्फ 2 तक, ठीक है। तो हमें ये 3 केस बनाने पड़ेंगे। हमारा सबसे पहला जो केस होगा, केस नंबर 1 वो होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से ओपन 1। इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन 1, और इसमें हम बॉक्स x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे। सेकंड केस जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा केस नंबर 2, और उसमें हम इंटरवल लेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2। आप इसको देखिए ना, ये कौन सा इंटरवल है, ये आपका क्लोज 1 से लेके ओपन 2 तक है। तो इसमें मैं बॉक्स x को किससे रिप्लेस करके सोल्व करूंगा, 1 से रिप्लेस करके सोल्व करूंगा। और फाइनली जो मेरा तीसरा केस बनेगा, भाई आप इस पे देखो ना, कौन कौन सी वैल्यू बच गई है, एक आखिरी वैल्यू बच गई है, केस 3। केस 3 में मैं x इज इक्वल टू 2 लूंगा, क्योंकि देखो सारी वैल्यू आ गई, सिर्फ 2 बच गई है। और x इज इक्वल टू 2 में बॉक्स x की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2 वैल्यू रख सकता हूं। जब भी x की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, ठीक है, तो उसका आउटपुट भी कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों केसेस, और अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले अगर हम सोल्व करें तो पहली इक्वेशन में इस ब्रैकेट x की जगह हम रख देंगे 0, तो x² - 4x इज इक्वल टू 0 बचेगा। यहां से हम कह सकते हैं x कॉमन लेके x - 4 इज इक्वल टू 0 बचेगा। यहां से एक रूट तो आती है x इज इक्वल टू 0, और दूसरी पॉसिबिलिटी आती है x इज इक्वल टू 4, लेकिन सिर्फ वही वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे जो हमारे केस के फेवर में होगी। हमारा केस तो कहता है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल 1, तो यहाँ पे हम इस वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे जो हमारे केस के फेवर में नहीं है, ठीक है। अगले केस पे चलते हैं। अगले केस में मैं बॉक्स x या ब्रैकेट x की जगह क्या रखने वाला हूं, 1 रखने वाला हूं, और ये इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसकी रूट्स निकालूं तो इसकी रूट्स हो जाएंगी x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac रूट अपॉन में 2a, यानी कि इसकी
रूट हो जाएगी माइनस माइनस 4 यानी कि 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे एक रूट की वैल्यू तो आएगी 4 प्लस रूट 12 बाई 2 और एक रूट की वैल्यू आएगी 4 माइनस रूट 12 बाई 2, ठीक है। अच्छा, ये रूट 12 कितना होगा? रूट 12 को मैं लिख सकता हूं कितना? रूट 12 को मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर 3 इंटू 4, ठीक है, यानी कि रूट 3 और रूट 4, और रूट 4 कितना हो गया? 2 हो गया, तो 2 रूट 3 लिख सकता हूं इसको, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई, जब लिख सकते हैं तो ये हो गया x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 और दूसरी रूट होगी 2 माइनस 2 रूट 3 बाई 2, ठीक है। सॉरी 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए नीचे डिवाइडेड में 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक रूट तो बन जाएगी x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और एक रूट बन जाएगी x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। दोनों साइड्स जहां जहां पे 2 डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों रूट्स हमारे इस केस के फेवर में है। भाई रूट 3 की जो वैल्यू होती है ना वो 1.7 के आसपास होती है, ठीक है। तो यानी कि 2 में 1.7 समथिंग जोड़ोगे तो वो तो 3.7 समथिंग चला जाएगा, तो ये रूट तो हमें करनी पड़ेगी डिस्कार्ड, ठीक है। अब दूसरी रूट का भी देख लेते हैं। दूसरी रूट का मतलब है 2 माइनस 1.7 और ये बन जाता है 0.3 के आसपास, और हमारा केस तो ये है 1 से लेके 2 और ये रूट भी होगी हमारी डिस्कार्ड। तो इस केस में से हमें एक भी रूट नहीं मिली, ठीक है, दोनों की दोनों ही डिस्कार्ड हो गई हैं, ठीक है। चलते हैं फिर, अब लास्ट केस बच गया है। लास्ट केस में हमें क्या करना है, अपने इस बॉक्स x की जगह हमें रखना है 2, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर हम देखें तो जो है, अगर हम इसकी रूट निकालें तो x इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से इसकी रूट निकाल लेते हैं, तो हमारी जो रूट आएगी वो आएगी 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 8 डिवाइडेड बाय 2, और रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 यानी कि 2 रूट 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2। एक रूट तो यहां से निकल के आएगी, कौन सी? एक रूट की वैल्यू तो आ रही है x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 और एक रूट की वैल्यू आ रही है 2 माइनस रूट 2, ठीक है। भाई नीचे भी तो 2 था ना डिवाइड में, तो मैंने उससे 2 डिवाइड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कौन सा केस चल रहा है? यहाँ पे हमारा केस चल रहा है x इज इक्वल टू 2 का। क्या कोई सी वैल्यू जो ऐसी है जो 2 के इक्वल है? भाई यहाँ पे तो इंटरवल था ना, तो यहाँ पे तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती थी, हमें ये चेक करना था कि उस इंटरवल में वो रूट वैल्यू लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे तो सिर्फ इकलौती एक जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है x इज इक्वल टू 2, और ना ही हमारी पहली और ना ही दूसरी रूट जो है 2 के इक्वल है। 2 के इक्वल कोई भी रूट नहीं है, तो दोनों ही यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। ओवरऑल हमारे पास जो फाइनली जो ऑप्शन बचता है, जो आंसर के लायक बचता है, वो एक ही रूट बचती है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में पता है क्या पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स। आपसे रूट की वैल्यूज नहीं पूछी जाती, क्वांटिटी पूछी जाती है, ठीक है। और ऑप्शन में ऐसे लिख देगा देयर इज ओनली 1 रूट, ओनली 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट, 5 रूट, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 3 केस बने, लेकिन सारी ही जो रूट्स हैं अल्टीमेटली कैंसिल हो गई थी, ये भी दोनों कैंसिल हो गई थी, ठीक है। सिर्फ एक ही रूट आई, तो वहां पे ऐसा हो सकता है। या फिर ये पूछ सकता है कि जितनी भी यहाँ पे रूट्स आ रही है उनका सबका सम कितना आ रहा है, उनका सबका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें भी पूछ सकते हैं। क्योंकि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा इसकी रूट बताओ और 4 ऑप्शन में रूट दी हुई है। भाई ऐसे तो बच्चे रूट को पुट करके ही देख लेंगे कि ऑप्शन ए में रूट दी हुई है, बी में रूट दी हुई है, उनको इक्वेशन में पुट करके देखो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो रूट हो गई। नहीं, वो ऐसे ही इतने इजी क्वेश्चन नहीं देंगे इंडिया वाले। वो रूट का सम पूछ लेंगे, प्रोडक्ट पूछ लेंगे, नंबर ऑफ रूट्स, क्वांटिटी पूछ लेंगे, कितनी रूट है, ऐसी ऐसी बातें पूछेंगे ताकि आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट नहीं कर सको। फिर आपको इसी तरीके से सोल्व ही करना पड़ेगा आपको वो क्वेश्चन, ठीक है। ये था।
अच्छा, ये एक स्लाइड मैंने रिपीट करी है, पिछले किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, अगर इसको y के इक्वल रख के इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो ग्राफ कैसा कैसा दिखाई देगा। हमने 3 केस लिए थे। कौन कौन से 3 केस थे कि रियल रूट के केस में क्या होगा, नॉन रियल रूट कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा, और रियल एंड इक्वल रूट्स के केस में क्या होगा। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो वहां से आप एक बार देख के आओ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कब ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा, कब नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। ठीक है भाई, हमारे जो a की वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो अपसाइड पैराबोला बनेगा, अगर a लेस देन 0 है तो डाउन साइड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो एक्स एक्सिस को वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, अगर एक भी रियल रूट नहीं है तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, और अगर हमारे पास 2 अलग अलग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो वो एक्स एक्सिस को अलग अलग 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक हमें और पढ़ना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c। हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन दे दी जाएगी क्वेश्चन में कि जैसे y = 3x² - 5x और +1। अब ये पूछ लेगा इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। कुछ बच्चे जिनको डेरिवेटिव आता है वो डेरिवेटिव वाले तरीके से भी कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा के उनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सिंस हम क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी एक मेथड है हमारे पास जिससे हम यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, और इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा बता सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा बता सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बताएंगे भाई, अगर हमें हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ये वाली है, y = ax² + bx + c, तो पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा केस बन रहा है, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा या a लेस देन 0 होगा। अगर जो a ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि इसका अपसाइड वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, जो ये हमने इधर फिगर नंबर 1 में बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमने फिगर नंबर 1 में जो बनाया हुआ है ये ऐसा अपसाइड वाला पैराबोला बनेगा जब a की वैल्यू यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होगा। और इस केस में सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू अगर a ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो। ठीक है, सिर्फ मिनिमम वैल्यू होगी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये जो y है जो इसके इक्वल है ax² + bx + c के इक्वल है, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ y या y को आप कह सकते हैं ax² + bx + c, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -d/4a। d आपको याद होगा, d की वैल्यू होती है b² - 4ac, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है d, तो उसकी मिनिमम वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब क्या है कि जो ये मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, ये किस पॉइंट पे कर रही है एग्जिस्ट, वो आ जाएगा x = -b/2a पॉइंट पे, x = -b/2a पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जब a ग्रेटर देन 0 है, और a ग्रेटर देन 0 में देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, या ये भी कह सकते हैं इनफाइनाइट होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और इसका जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है कि जब आपका a लेस देन 0 होगा, a आपका कैसा होगा, लेस देन 0, तो उस केस में हमारे पास क्या होने वाला है कि नो मिनिमम वैल्यू, और अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होगी, अगेन उस केस में भी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो -d/4a होगी, और किस पॉइंट पे होगी, ये -b/2a पे होगी। ठीक है,
अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। इसको क्लियर कर देते हैं। तो लेट्स से एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, पहली बात तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं होगी? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, या फिर ये कह सकते हैं 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस d अपॉन में 4a। d का मतलब है b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 4a। सबकी वैल्यू अगर पुट करें तो माइनस ऑफ b स्क्वेयर यानी कि 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a हमारा 3 है और c हमारा 1 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4a यानी कि 4 3 12, तो ये आ जाएगी -16 -12 और डिवाइडेड बाय 12, और ये हमारे पास हो जाती है कितनी, माइनस का 4/12, और ये हो जाती है माइनस का 1/3। ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है, कितनी है? -1/3 है। ठीक है, अब पूछता है ये -1/3 तो ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, कितना है? -1/3 है ये तो ठीक है, लेकिन ये किस पॉइंट पे आएगी? ये मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी? तो वो पॉइंट हमें पता चलेगा x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a करके, यानी कि माइनस ऑफ -4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 4 अपॉन 6 यानी कि 2/3। x इज इक्वल टू 2/3 पे इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मिनिमम वैल्यू पूछी है तो -1/3, और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है उसका आंसर होगा 2/3। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू वाला। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं इसके आगे माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो अब हमारा a लेस देन 0 हो चुका है, यानी कि अब नो मिनिमम वैल्यू। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं भाई कितनी होगी। मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी अगेन -d अपॉन में 4a, यानी कि -b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 4a। ठीक है, तो माइनस ऑफ, आप देख लेते हैं b स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर 16 और -4, a की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 1 है, और डिवाइडेड बाय 4 इंटू -3, तो ये हमारे पास हो जाता है माइनस ऑफ 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाय -12। माइनस से माइनस कट कर देते हैं और ये हो जाता है हमारा कितना, 28/12 या 14/6। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, 4 7 28, 4 3 12। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 7/3। अब पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू तो ठीक है, लेकिन किस पॉइंट पे होगी? वो पॉइंट अगेन कैसे आएगा? x इज इक्वल टू -b अपॉन 2a करके, यानी कि माइनस ऑफ -4 अपॉन 2 ऑफ -3, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन -6, यानी कि माइनस का 2/3। इस पॉइंट पे होगी और वैल्यू इतनी होगी, ऐसा है ये। ठीक है, तो इसको इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ये समझ लीजिए लास्ट टॉपिक बचा है, वरना हमने सारी चीजें जो है कवर कर ली हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैंने कुछ चीजें ज्यादा ही डिटेल में करवाई हैं, सिर्फ इस बात को सोच करके कि अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी आता है तो हर चीज का स्पेशल केस, हर चीज को वैरायटी से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, चलो देखते हैं इंटरवल ऑफ रूट्स में क्या होगा। कि हमने ये देख लिया कि हमारा जो ये जो कर्व है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c का जो कर्व है, कभी ऐसा बनेगा, ठीक है, फिर कभी ये कर्व जो है हमारा सिर्फ एक ही बार टच करके चला जाएगा ऐसे, ठीक है, और कभी ये उल्टा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है ये, ठीक है।
तो जहां जहां पे कट करता है वो क्या होते हैं भाई, वो हमारी रूट की वैल्यू तो पता चलती है। एक्स एक्सिस पे जहां पे हमारा कर्व कट करता है वो एक्स की वैल्यू वो क्या बताती है, वो रूट ही तो बताती है। ठीक है, अगर मान लो ये 1 पे कट कर रहा है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 होगी। मान लो ये 5 पे कट कर रहा है तो बीटा की वैल्यू 5 होगी। तो एक रूट हमारी 1 हो जाएगी, एक रूट हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, मान लो ये सिर्फ एक ही बार जो है x इज इक्वल टू 3 पे कट कर रहा है तो अल्फा बीटा दोनों की रूट हमारी कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। मान लो यहाँ पे ये जो है -1 पे कट कर रहा है, यहाँ पे ये 6 पे कट कर रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये बातें हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये वाली चीजें समझाई थी कि कब वो अपसाइड पैराबोला बनेगा, कब वो डाउन साइड पैराबोला बनेगा। हो सकता है कि आपसे थोड़ा सा डिटेल में ये पूछ लिया जाए कि आपकी जो ये रूट्स हैं, मान लो ये हमारी रूट्स आई हैं या फिर ये रूट आई है या फिर ये दोनों रूट आई हैं, तो ये किस इंटरवल में बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन डाल देगा और पूछेगा कि दोनों ही रूट्स जो है वो इन चारों में से कौन से इंटरवल में बिलोंग कर रही है। मान लो इस क्वेश्चन के लिए उसने 4 ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम कर दिए। एक इंटरवल लिख दिया 2 से लेके 6, एक इंटरवल लिख दिया उसने 0 से लेके 3 और एक इंटरवल लिख दिया उसने 0 से लेके 6। तो हमारी जो दोनों रूट है वो इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो हमें थोड़ा सा इक्वेशन को देख के ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि उसकी जो रूट्स हैं वो कौन से इंटरवल में कहाँ कहाँ पे लाई कर सकती हैं। मतलब कि मैं ये कहूंगा कि अभी तक हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एल्जेब्राइकली उसको फॉर्मूले वगैरह से हमने बहुत सोल्व करके देखा। अब टाइम है कि उसकी जो दोनों रूट्स थी अल्फा और बीटा उनको ग्राफ पे इमेजिन करके देखना, ग्राफ पे समझना कि यार ग्राफ पे वो दोनों कहाँ लाई करती हैं, उसका मतलब क्या होता है। दोनों एक ही जगह है तो वो एक ही बार टच करेगा, दोनों अलग अलग हैं तो यानी कि मतलब वो उसकी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रही होगी और जो उसकी दोनों रूट्स हैं वो अलग अलग रही होंगी, यानी कि उसका जो ग्राफ है वो 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट करके जाएगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, अगर हमारा जो पैराबोला है ये जो इसका जो कर्व है ये कट ही नहीं कर रहा है उसको, तो यानी कि उसकी रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उसकी नॉन रियल रूट्स हैं, उसकी रियल रूट्स होती ही नहीं होंगी फिर। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि किसी का कर्व ऐसा, देखो जैसे ये पिक्चर है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये जो पैराबोला है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो क्या आप इसको देख के ये नहीं बोल सकते कि इसकी जो दोनों रूट्स होंगी वो लेस देन 0 होंगी, अल्फा भी लेस देन 0 है, बीटा भी लेस देन 0 है, दोनों ही रूट नेगेटिव रही होंगी। और ऐसा कब आता है, किस केस में आता है, यही हम डिस्कस करना चाहते हैं कि दोनों रूट्स नेगेटिव कब हो सकती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हमारा केस है वो ये है कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ऐसा तब हो सकता है जब उन दोनों का सम भी नेगेटिव हो और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये गलती हो गई है थोड़ी, यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, आप ये देखिए ना, दोनों ही रूट नेगेटिव हैं, यानी कि अल्फा भी लेस देन 0 है और बीटा भी लेस देन 0 है। और नेगेटिव नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे, नेगेटिव नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो नेगेटिव ही आएगा ना। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, -3 और -4 को ऐड करोगे तो -7 ही तो आना है। ठीक है, अच्छा नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही रूट जो है नेगेटिव होंगे। कब, जब दोनों रूट्स का सम नेगेटिव होगा और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट वो पॉजिटिव होगा। चलो इसी पे और आगे बात करते हैं थोड़ी सी। सम नेगेटिव होने का मतलब क्या है, क्या आपको पता है अल्फा बीटा का सम क्या होता है, -b/a होता है। अगर हमारी इक्वेशन ये है ax² + bx + c = 0, तो इसमें जो दोनों रूट्स होंगी कौन कौन सी, अल्फा और बीटा, तो उन दोनों का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है, -b/a, और जो दोनों का प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, c/a। यानी कि हम ये कह रहे हैं -b/a जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी। फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो b/a होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। b/a पॉजिटिव है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि या तो a और b, ये वाले a और b
दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर ये ए और बी दोनों की क्या है नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स स्क्वेयर दोनों ही जो ए और बी हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं दोनों ही नेगेटिव हैं। क्या करना है हमें, अगर सम को नेगेटिव बनाना है। अब दूसरी बात देख लेते हैं। दूसरी बात ये कहता है प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी कि सी बाय ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। सी बाय ए को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो उसका मतलब ये होगा कि सी और ए या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, सी और ए या ही दोनों ही नेगेटिव होंगे। बात ठीक है कि नहीं है? और अगर इन दोनों ही सारे ही केसेस को मिला लिया जाए, इस केसेस को भी मिला लिया जाए, इस केसेस को मिला लिया जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि या तो तीनों ही पॉजिटिव होंगे और या तो तीनों ही क्या होंगे नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो हमारी जो दोनों रूट्स कैसी आएंगी नेगेटिव आएंगी, यानी कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से पीछे की तरफ कट करके जाएगा। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से पीछे की तरफ कहीं पे कट करके जाएगा वो कर्व उसको, ठीक है। ये इसका एनालिसिस है। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड केस में कहता है बोथ रूट आर पॉजिटिव। बोथ रूट्स का पॉजिटिव कहने का मतलब तो ये हो गया माइनस बी बाय ए जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि बी बाय ए जो है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया नेगेटिव। और b बाय ए नेगेटिव होने का मतलब ये है या तो a और b में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर a और b में से a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है। कहने का मतलब क्या है, a और b दोनों अपोजिट साइन के हैं, मतलब कुछ ऐसा है 3x स्क्वेयर माइनस 5x। देखो इसमें a पॉजिटिव लिया मैंने, b जो है नेगेटिव लिया और आगे कुछ भी है c है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। प्रोडक्ट पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट पॉजिटिव कहने का मतलब है सी बाय ए जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सी बाय ए पॉजिटिव कब होगा, सी और ए या तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, सी और ए या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तभी तो दोनों की जो फ्रैक्शन है वो माइनस से माइनस कट के पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये एनालिसिस निकला कि सम पॉजिटिव है, यानी कि ए और बी तो अपोजिट साइन के होने चाहिए और ए और सी सेम साइन के होने चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, इन सभी केसेस में एक चीज बाय डिफॉल्ट हमेशा ट्रू रहेगी, वो ये है डी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तभी तो रूट्स की पॉजिटिव नेगेटिविटी की बात की जाएगी। नॉन रियल रूट्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव की हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। इन दोनों एनालिसिस को आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है भाई। अब बारी आ जाती है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लास्ट केस कहता है बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन। दोनों रूट्स जो हैं अपोजिट साइन की, मतलब एक अल्फा पॉजिटिव है और बीटा जो है नेगेटिव है, ठीक है। ऐसा कब हो सकता है भाई, सीधी सीधी सी बात है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा तो सी बाय ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। और सी बाय ए नेगेटिव कब होगा, जब ए और सी हमारे कैसे होंगे, अपोजिट इन साइन होंगे, अपोजिट इन साइन होंगे हमारे ए और सी, दैट इज ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है, ये बात। अच्छा, इसी बात को घुमा फिरा के पता है क्या बोल देगा वो, कौन सी बात को, हमने तो सीधे सीधे वर्डों में ये पढ़ लिया कि बोथ रूट आर ऑफ अपोजिट साइन, वो आपको इसी बात को ये बोल देगा कि दैट 0 बिलोंग्स टू इंटरवल अल्फा कोमा बीटा। मैं बताता हूँ क्या मतलब है। मान लो एग्जाम्पल के लिए ले लो कि एक रूट आपकी -3 है और एक रूट आपकी 5 है, होगी एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव लेनी थी, तो इंटरवल अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ, इंटरवल अल्फा बीटा का मतलब हुआ -3 से लेके 5। ये बताओ क्या इस इंटरवल में 0 नहीं बिलोंग करता, तो 0 किसी इंटरवल में तभी तो बिलोंग करेगा जब उस इंटरवल की स्टार्टिंग नेगेटिव में हो रही है और उस इंटरवल की एंडिंग कहाँ पे हो रही है, पॉजिटिव में हो रही है, तभी तो जो है उस इंटरवल में 0 बिलोंग करेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए कि 0 इसके रूट्स के इंटरवल में बिलोंग करेगा,
आपको अपने माइंड में ये बात इस तरीके से प्रोसेस करनी है, अच्छा ये दोनों रूट्स का अपोजिट इन साइन चाह रहे हैं, यानी कि एक रूट को नेगेटिव चाहता है, एक रूट को पॉजिटिव चाहता है, और दोनों रूट्स का अगर अपोजिट इन साइन है तो यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होगा तो यानी कि कोफिशिएंट ए और कोफिशिएंट सी के अपोजिट साइन होंगे, उन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है और क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। चलिए फोर्थ हमारा कहता है कि इफ ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन देन बोथ द रूट्स आर ऑफ सेम साइन, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। हाँ, वो हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया कि दोनों ही रूट पॉजिटिव हैं। इसमें भी आप कंक्लूजन में देखिए ए और सी जो है हमने सेम साइन लिया है, ठीक है। और इसमें भी बोथ रूट नेगेटिव में भी हमने क्या लिया है, ए और सी जो क्या लिया है, सेम साइन लिया है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, एंड इफ नाउ मोर ओवर ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन देन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन बोथ रूट आर पॉजिटिव। बस ये पहले दोनों रिजल्ट को ही जो दूसरे तरीके से इसने बोल दिया है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा पिछले वाले से कनेक्ट करके देखिए और बात वही के वही है इसमें भी, ठीक है। भाई सारी जो एनालिसिस है ना वो इन दोनों बातों के अराउंड घूम रही है कि दोनों रूट्स का सम क्या है, माइनस बी बाई ए, और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, सी बाई ए। अब इससे आगे तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि प्लस प्लस की वैल्यू क्या होती है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस को ऐड करने पे क्या हो जाता है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर फिर भी कभी कंफ्यूजन हो जाती है तो कोई वैल्यू लेके देख लो कि भाई आपको ये कंफ्यूजन होगी कि नेगेटिव और नेगेटिव नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो -3 और -4 को ऐड करके देख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन हो रही है, मल्टीप्लाई करके देख लो उनको, फिर अपना कंक्लूजन जो है, अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें और भी कुछ चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी ये क्लास यहीं तक रखते हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।